हाँ जी, तो बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है एसिड्स एंड बेसिस एंड सोल्ट्स। इसकी क्विक रिवीजन करेंगे हम आज, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब बुक से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क 2 मार्क, जो थोड़े से रिएक्शंस है वो सब हम आज रिवाइज करेंगे, ताकि इसके बाद हम क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो इस चैप्टर में पहले तो आपकी एसिड एंड बेसिस की डिफरेंस, या ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन नहीं मतलब जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती है और बेसिस की प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़नी है पहले। इन पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इंडिकेटर्स, कौन सा इंडिकेटर्स एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देता है, फिर ये सब पढ़ना है। उसके बाद हमारे कुछ रिएक्शंस हैं और ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, जो कि एसिड में उनका क्या सीन रहता है और बेसिस में क्या रहता है, ये सब हम पता करेंगे आज। और मतलब इसका पीएच तक, पीएच तक हम आज रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद सोल्ट्स की मैं नई वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर इन टेस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और रेड में इनका कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि रेड, ब्लू को रेड कर रहे हैं तो मतलब रेड को तो रेड ही रखेंगे, ठीक है। और एसिड्स हैव H+ आयंस। सब एसिड्स के पास H+ आयन जो होता है वो कॉमन होता है। मतलब कोई भी एसिड है, अगर वो, जब हम उसका एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी में जब उसे डाल रहे हैं, अगर वो H+ आयन दे दे तो वो हमारा एसिड है, ठीक है। ऐसे ही बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं, और ब्लू पे तो कोई इनका इफेक्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। और बेसिस के पास क्या आता है? OH नेगेटिव आयन क्या आता है? कॉमन में होता है, कि किसी भी अगर हम बेस को लेंगे तो वो, जब हम उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या, कौन सा आयन देगा हमें? OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। अब इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता है लिटमस। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ से बनाया जाता है। तो हम, ये हमारा बनता है लीचेन प्लांट से। लीचेन प्लांट से, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आया था कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लिटमस को। तो हम लीचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका मतलब, जब ये बेस नहीं होता और एसिडिक भी नहीं होता, तब इसका कलर क्या होता है? तब इसका कलर पर्पल कलर का होता है। एक ये क्वेश्चन भी आया कई बार कि पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। और ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन प्लांट, ठीक है। इतनी बात। अब व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी बारी पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इंडिकेटर आ जाता है टर्मरिक। टर्मरिक का कलर क्या रहता है? एसिडिक मीडियम में येलो रहता है, और बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है। अब ये आपको ऐसे याद रखना याद होगा कि कभी आपके कपड़ों पे अगर कुछ सब्जी वगैरह लग जाती है, तो जब आप उसे धोते हो वो रेड पड़ जाती है। तो वो रेड किस लिए पड़ जाती है? क्योंकि ये टर्मरिक की प्रॉपर्टी है, वो एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। और वो एसिडिक मीडियम में तो उसका येलो ही रहता है कलर, बट बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे वो इंडिकेट करती है कि भाई हाँ, मीडियम मेरा कुछ और है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। अब ये सारे इंडिकेटर देख के वो ये भी बोल देते हैं कि इनमें से आर्टिफिशियल कौन है या इनमें से नेचुरल कौन है, तो आपको वो भी याद रखने पड़ेंगे। अब मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में क्या रहता है? पिंकिश रेड रहता है, और बेसिक मीडियम में येलो रहता है, ठीक है। ऐसे फिनोफ्थलीन है, ये भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है? कलरलेस रहता है, और बेसिक में पिंक रहता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे आ जाते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर क्या होता है? ये याद रखना, इनकी ऑल फैक्टर यानी कि स्मेल, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, मीडियम चेंज होती है। तो हमारा मतलब ये इनकी डेफिनेशन भी आती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन क्या आएगी? सब्सटेंस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। मतलब जो, जब उनका मीडियम चेंज हो जाता है तो उनकी ओडोर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। इनको हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। और हमारी बुक में 3 ही इंडिकेटर्स, हमें ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स दे रखे हैं, और तीनों की स्मेल एसिडिक में सेम रहती है और बेसिक में गायब हो जाती है। मतलब वेनिला एसेंस है, एक अनियन है और एक क्लोव है, ठीक है। इन तीनों की स्मेल क्या होगी? एसिडिक में कुछ चेंज नहीं आएगा, एसिडिक में जो इनकी स्मेल होती है वही रहेगी, बट जैसे ही ये बेसिक मीडियम में गए, इनकी स्मेल गायब। अब अनियन की स्मेल सबने सूंघी है ना, सबको पता है कैसी होती है। बट अगर हम उसको बेसिक मीडियम में या किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमने जिसके साथ भी हमने रिएक्शन करवाया है उसका, या जिसके साथ भी हमने उसका ऐड किया है, तो वो क्या है? बेसिक मीडियम का है। बट अगर उसकी स्मेल एज इट इज़ है तो वो क्या है? वो एसिडिक है, ठीक है। ओडोरलेस भी कहेंगे हम, नो स्मेल,
नो स्मेल, और इधर क्या है एसिडिक में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, इन तीनों का एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, इनकी स्मेल सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस के कुछ रिएक्शंस है जो आपकी बुक में काफ़ी मतलब अच्छे से आपको बता रखे हैं, एक्टिविटीज़ में भी बता रखे हैं, और ये रिएक्शन आपको या तो वो कुछ स्टेटमेंट के थ्रू दे देते हैं या इनका नेम करके दे देते हैं या कुछ ऐसे करके दे देते हैं, तो वैसे हम पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम अपने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कभी भी कोई भी रिएक्शन बेस या एसिड कोई भी प्रेजेंट हो इनमें से, और वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्शन आपको मतलब ये जर्नलाइज्ड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, बट क्योंकि कभी मैंने एक रिएक्शन आपको पढ़ा दिया, बट यहाँ पे आपका एसिड बेस अगर चेंज आ गए तो आपको पता होना चाहिए ना भी क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा H2SO4 आ जाएगा तो यहाँ पे सोल्ट भी चेंज हो जाएगा, बट बनेगा सोल्ट ही, डिफरेंट बनेगा बट बनेगा सोल्ट ही। ये इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्म में आपको बता दिया है कि कभी भी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। अब देखो, हमने क्या लिया, HCl का रिएक्शन हमने किया सोडियम के साथ, तो हमारा NaCl बन गया और H2 गैस रिलीज होगी। ऐसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और वो जिंक के साथ रिएक्ट किया, जिंक भी एक मेटल ही है, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी बोर्ड में आता है, काफ़ी बारी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। अब इस वाले रिएक्शन पे क्या बनता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है और उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है उसका नाम होता है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट की क्या होता है, इसमें कोई भी हम बर्निंग कैंडल जहाँ से भी गैस जैसे टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, तो टेस्ट ट्यूब के अगर मुंह पे हम बर्निंग कैंडल लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो पॉप साउंड टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी, बस इतने में ही आपका मतलब जो 1 मार्क्स में होगा 1 मिल जाएगा, 2 मार्क्स में होगा तो 2 मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारा रिएक्शन क्या है, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, कार्बोनेट में सिर्फ कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ऐसे करके। ठीक है, मतलब वैसे तो कार्बोनेट पूरा ये होता है, बट ये इधर मेटल के पैर में लग जाती है ना इसकी वैलेंसी, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है ये। ठीक है, कि ये ग्रुप, यहाँ पे हमें कोई भी मेटल दिया होगा, जैसे कि मान लो अगर मैं सोडियम, हमारा नीचे रिएक्शन तो सोडियम कार्बोनेट है ये, वहीं उसमें HCO3 आ गया तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब जब कभी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, सोल्ट फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे और वाटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कि आपको बस ये देखना है वो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जो आपके रिएक्टेंट्स है वो हमेशा सेम ही रहेंगे, सोल्ट, CO2 और H2O। ठीक है, अब देखो, जब सोडियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया, सोल्ट उसने क्या फॉर्म किया, NaCl फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसने फॉर्म करी और वाटर। आपके रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं आएगा, हाँ जब इधर इसकी मेटल बदल जाएगा या एसिड बदल जाएगा तो सोल्ट अलग बन सकता है, जैसे कि कोई सल्फेट बन जाएगा, सल्फेट वाला सोल्ट बन जाएगा, बट ऐसा होगा कि बनेगा वो सोल्ट ही। ठीक है, ऐसी। अब देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने रिएक्ट करा HCl के साथ, तो क्या बना हमारा, NaCl, CO2 और H2O, सोल्ट ही बन रहा है। और ये सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, सोल्ट ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी और वाटर आएगा ये प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब इसके बाद इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करोगे, जो गैस है उसका टेस्ट कैसे करोगे। अब तो जो कहते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है कि ये ना लाइम वाटर जो होता है ना उसको मिल्की टर्न कर देती है। और मिल्की क्यों टर्न कर देती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देती है, जो कि वाइट कलर में होता है। ठीक है, तो इसी का मैंने टेस्ट लिखा हुआ है नीचे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज शेकन विद लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होता है, तो एक आप तो सिंपल लिख सकते हो कि लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट कई बार वो कहते हैं गिव द रिएक्शन, तो रिएक्शन आपका ये आएगा कि क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब CO2 ने रिएक्शन दिया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर बना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाइट पीपीटीज फॉर्म होते हैं इसके, और इसका नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
अब इस रिएक्शन के बाद अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या बात है कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना लिमिटेड दी है, मतलब ऐसे नहीं कि एक्सेस में है बहुत ज़्यादा दी है, नहीं, लिमिटेड जब दी है तो कार्बोनेट फॉर्म होगा। अगर इसी रिएक्शन में मैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दे दूँ, एक्सेस में दे दूँ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है। तो ऐसे जब हमने जो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे उनके साथ क्या करा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, जो कि सोल्यूबल इन वाटर है। यानी कि जैसे इस रिएक्शन में जो हमारा ये वाला रिएक्शन था ना, ये वाला रिएक्शन, इसमें इसके वाइट पीपीटीज बन रहे थे, यानी कि वाइट पीपीटीज बन रहे हैं तो वो डिजोल्व नहीं हो रहे, वो इनसोल्यूबल है। बट यहाँ पे जब हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तब जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ये सोल्यूबल इन वाटर है, जबकि जो हमारा ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसोल्यूबल आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि रिएक्शन से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस निकालते हैं टीचर्स ना, बहुत ट्रिकी, मतलब बच्चे को रिएक्शंस याद भी होता है तब भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको रिएक्शंस तो बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं। ठीक है, कभी कौन सी चीज़ एक्सेस में डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ हम लिमिट में डाल रहे हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से बताना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन है यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड दिया, और जब इससे इससे जो हमारे रिएक्टेंट्स बने हैं, प्रोडक्ट्स बने हैं, इनमें जब हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दी तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना वो कुछ भी इन तीनों में से कोई सा भी नाम यूज कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ इसके मतलब रिएक्शंस तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो हमने ऊपर पढ़े वही देंगे, लेकिन नाम इसका दे देंगे कि लाइमस्टोन। अब जिसको पता ही नहीं है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसे अटेम्प्ट करेगा, तो ये तीन आपने नाम याद रखने। क्या इसका ओरिजिनल नेम तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसके वो कहते हैं ना कि जो निक नेम कह लो या अलग अलग नाम दे रखे, तो लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट की अलग फॉर्म है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है, और मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है। इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन दिया होगा तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से देखोगे कि भाई हाँ इसके रिएक्शन हमने इससे रिलेट करने हैं। तो कभी भी लाइमस्टोन, चौक, मार्बल दिया होगा तो आप कैल्शियम कार्बोनेट की जो आपने रिएक्शंस पढ़े हैं उनको रेफर करोगे। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो इनमें केमिकल प्रेजेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का रिएक्शन आता है जो कि है एसिड बेस रिएक्शन, कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर देना, कि वही है ना कि H प्लस आयंस ने जो H प्लस आयंस थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, OH नेगेटिव ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ से H प्लस और Cl नेगेटिव में ये टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखो वाटर बनना है तो ये H और ये OH वाटर बना देंगे, और ये क्या बना देंगे, सोल्ट बना देंगे, है कि नहीं। देखो यही बन रहा है ना। अब देखो कैसे होता है कि जो जब सोल्ट बना रहे हैं, तो जब सोल्ट बना रहे हैं तो जो अनायन है यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला है वो कहाँ से आ रहा है, आपका एसिड से आ रहा है, और जो आपका कटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला वो आपका आ रहा है बेस से। तो आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि जब यहाँ से चेंज हो जाएगा, मतलब कोई अलग एसिड या अलग बेस आएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो अनायन है, अनायन कहाँ से आता है आपका, एसिड से आता है, और कटायन कहाँ से आता है, कटायन आता है आपका बेस से। ठीक है, कभी मतलब अगर कन्फ्यूजन भी होने लग जाए तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, A फॉर अनायन, A फॉर एसिड। ठीक है, तो कभी भी आपको सोल्ट बनाना हो तो आप क्या, जो एसिड वाला पार्ट है उससे आप क्या लेंगे, उसमें जो अनायन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो बेस होगा उससे आपको लेना है उसका कटायन, जो उसमें कटायन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये। अब इसकी डेफिनेशन भी आती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, इतना आपको जरूर ही इतना तो याद करके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, सोल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो रिएक्शन इतना ही था, ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते कि मेटल ऑक्साइड है तो सोल्ट ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब मेटल भी रिएक्ट करता है तब भी सोल्ट ही बनता है, उससे रिलेट कर लो, है ना। अब देखो जो मेटल ऑक्साइड होती है, यहाँ पे इन्होंने
इससे एक बात समझाने की कोशिश करिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक नेचर की होती है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि वो बस यही पूछ लेते कि जो ए है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और जो बी है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इन दोनों में से मेटल कौन है, तो जिसका नेचर बेसिक है, जो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है वो मेटल है ना, यानी कि ए मेटल है ना। तो ऐसे याद रखना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जिसमें आपको कोई भी सोल्यूशन दे दिया होगा और पूछेंगे कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है ना वो आयंस से है, कि आयंस है कि नहीं उस सोल्यूशन में, या फॉर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकती है। अगर पहले हम 2-3 ही पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको जब इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट आएगा। देखो, ऑल एसिड्स गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। कभी भी जब हम एसिड में क्या कहते हैं, एसिड में जब हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, वो H+ आयन बनाएगा। ठीक है, ऐसी बेसिस क्या बनाएंगे, OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे, हमने स्टार्टिंग में भी करा है। अब देखो, नो वाटर नो आयंस नो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी कोई भी एसिड है, अब देखो उसमें क्या करा, अगर उसमें वाटर नहीं डाला तो आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस नहीं बने तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन में वाटर के बिना कोई भी, क्योंकि वाटर के बिना आयंस ही नहीं बनेंगे, जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड ही आयंस पे कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने ये देखना है उसमें आयंस बन रहे हैं तो वो कंडक्ट करेगा, नहीं बन रहे हैं तो नहीं करेगा। जैसे कि ड्राई HCl गैस को कहते हैं वो कंडक्ट नहीं करता, बट HCl क्या कहते हैं, वैसे कंडक्ट करता है, जब उसका एक्वस सोल्यूशन उसका कंडक्ट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में क्या है, आयंस है, और जब वो गैस है तब उसमें आयंस नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आपको किसी भी सोल्यूशन का ये रीजन देना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयंस है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से ही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब जैसे कि ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो कौन से आयन आए हमारे पास, सोडियम का कटायन आया और OH नेगेटिव आया, है ना। ऐसी पोटेशियम का तो K पॉजिटिव आया और OH नेगेटिव, ये पोटेशियम का आयन है और ये हाइड्रोक्साइड है ना। तो हमारे पास आयंस आ रहे हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, अगर आयंस नहीं होगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रहता है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। क्या बात है ये, कि कभी भी हमें हमेशा जो कभी भी एसिड की डाइल्यूशन करनी है तो हमें एसिड में पानी नहीं डालना, हमें पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है और उसको मिलाते रहना है। ऐसे स्टीयरिंग करते हैं ना, ऐसे ग्लास में ऐसे डालते हैं और स्टीयरिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है और उसको स्टीयरिंग करते रहना है। तो स्टीयरिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, आयन साथ के साथ बनते जाएंगे और एकदम से कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे हो रहा है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर एसिड में हम पानी डाल लेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी उससे, और वो क्या होता है, वो जो मिक्सचर होता है वो हमारे ऊपर गिर भी सकता है, और जिस कंटेनर में हम कर रहे हैं वो इतनी हीट होती है कि वो उस कंटेनर को भी तोड़ सकती है। और अब एसिड हमारे ऊपर गिर जाएगा तो वो तो हमें सबको ही पता है, जल जाएंगे हम, बात ही खत्म हो जाएगी सारी। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, वाटर में एसिड ऐड करना है, एसिड में वाटर कभी ऐड नहीं करना। ठीक है, इसलिए इसके भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ऐसा करना है, तो इसके आपने हमेशा 2 पॉइंट लिखने हैं। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कोज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कोज बर्न्स। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो जाएगा। और द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, वाटर में एसिड ऐड करना है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना है। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। डाइल्यूशन होता है जब हम क्या करते हैं, हम एसिड में पानी मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो इस डाइल्यूशन से क्वेश्चन क्या आते हैं कि ऑन डाइल्यूशन की आयंस बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो कभी भी हम किसी की भी एसिड की बेस की क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन जब भी करेंगे तो डिक्रीज इन आयंस कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के 1 यूनिट से हम क्या कर रहे हैं, आयंस कम कर रहे हैं।
जब ही भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं कि वो कहेंगे डाइल्यूशन पे आयंस बढ़े हैं या कम हुए हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पीएच पे। तो पीएच आपका स्केल होता है जो आपको बताता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है ना। तो 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 वाला वेरी एसिडिक और 14 वाला वेरी बेसिक, ठीक है। अब इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात है, क्या आपने याद रखना है। तो देखो कभी भी आप 7 से आपका जो न्यूट्रल 7 से जब आपका पीएच नंबर बढ़ रहा है 14 की तरफ, तो हो क्या रहा है, एक तो आप बेसिक की तरफ जा रहे हो, न्यूट्रल से बेसिक की तरफ जा रहे हो, और क्या हो रहा है, इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, और डिक्रीज इन H+ आयंस, ठीक है। यह आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप 7 से 14 जा रहे हो तो बेसिक कंडीशंस पे जा रहे हो आप, तो बेसिक में जब भी जाओगे तो OH नेगेटिव आयंस तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने कहा है बेसिस के पास क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है। इसलिए अब जब OH नेगेटिव आयंस है तो H+ तो कम ही होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि ये बेसिक है, एसिडिक इसका कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, इंक्रीज इन H+ आयंस और डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो एसिडिक में आपको ये सलाइवा, लेमन जूस, बेसिक में क्या 1 NaOH और सोप, तो ये क्या है, इनका जो क्या कहते हैं पीएच होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। और ये एसिडिक कैरेक्टर्स का, एसिडिक सब्सटेंस का इस तरफ होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। अब एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, H+ आयंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब और क्या कहते हैं, बेस की किस पे करती है, OH नेगेटिव आयंस पे। जो एसिड जितने ज़्यादा H+ आयन दे सकता है वो उतना अच्छा एसिड है और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस दे सकता है वो उतना ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा कि HCl एक हमारा क्या कहते हैं, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड जो है हमारा वीक एसिड है, क्योंकि ये H+ आयंस ज़्यादा देता है, ये H+ आयंस कम देता है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो अभी हमने इतना ये चैप्टर कवर कर लिया है, इसके बाद आप थोड़े क्वेश्चंस लगा के देखना, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ रिवीजन हुई है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं एसिड एंड बेसिस में।